टेरिगम शुरू करते हैं। टेरिगम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा आसान टॉपिक है। असल में एक डीजनरेटिव कंडीशन आती है हमारे कंजक्टिवा के अंदर, मैं आगे जाके बताऊंगा वो क्यों आ रही है। उसके रिजल्ट में एक ट्रायंगुलर फिब्रोवास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू बनता है जिसकी ओवर ग्रोथ होती है, मतलब उसका हाइपरप्लेजिया होता है फ्रॉम कंजक्टिवा टू कॉर्निया। डायग्राम से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये हमारा पीछे कंजक्टिवा है, वहाँ से एक टिश्यू की ग्रोथ हो रही जाके कॉर्निया पे हमारे लग रहा है। ठीक है, इस टिश्यू के 3 पार्ट्स हैं, एक ये बॉडी होती है, ठीक है, एक ये हमारा नेक होता है और ये सामने एक कैप होता है। ठीक है, जो कैप जो जाके कोने के ऊपर लग रहा है। एटियोलॉजी मतलब कोज इसका फिलहाल तो अननोन है। ठीक है, लेकिन ये उन लोगों में देखा गया जो हॉट क्लाइमेट के एरिया में रह रहे हैं, जहाँ पे सूरज बहुत ज़्यादा सख्त होता है। हॉट क्लाइमेट पीपल में ज़्यादा देखा गया। और यूवी रेडिएशन जिनको ज़्यादा आइज़ को इफेक्ट करे, मतलब जो समुद्र पे ज़्यादा जाते हैं, समुद्र से आपको पता है रेस बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्टेड होकर आइज़ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, वो डबल डबल रेज होकर आंखों में जाती हैं, तो उन लोगों में ज़्यादा देखा गया। और क्रॉनिक इन्फेक्शन भी इसका कंपोज हो सकता है। और या फिर डस्टी इन्वायरमेंट, जो आपको पता है ये सारी चीज़ें वो हैं जो हमारी आइज़ के अंदर इरिटेशन कर रही हैं, कंजक्टिवा को इरिटेट करेंगी। कंजक्टिवा इरिटेट होगा, उसके अंदर डीजनरेटिव कंडीशन आएगी। डीजनरेट होगा तो वो एज अ रिजल्ट अडाप्टेशन करेगा, तो फाइबर्स आपको पता है फिब्रोसिस होती है, फिब्रोसिस होगी, साथ में बीच में नर्व्स भी जाएंगी और एक तरह की ना बड़ी फजूल सी कंडीशन बन जाती है। लेकिन उसका कोज अननोन है, इस वजह से उसकी ज़्यादा डिटेल में जाना ज़रूरत नहीं है। पैथोलॉजी देख लेते हैं। एक तो डीजनरेटिव कंडीशन हम आप लोगों को बता दिया हुआ है। हाइपरप्लास्टिक क्यों हो रही है? क्योंकि आपको फिब्रोप्लास्ट स्ट्रक्चर बनना है, जो फिब्रोवास्कुलर स्ट्रक्चर बनना है उसकी हाइपरप्लेजिया हो रहा है। तो उसकी वजह से कह रहे हैं कि डीजनरेशन भी साथ साथ जा रही होती है, साथ साथ में हाइपरप्लेजिया भी चल रहा है। किसी का चल रहा है कि इलास्टोटिक डीजनरेशन हो रही है। आप लोगों को मैंने कंजक्टिवा का स्ट्रक्चर पढ़ाया था कि ऊपर एपिथेलियल लेयर आती है, फिर हमारी एडिनोइड लेयर आती है, फिर हमारी फिब्रस लेयर आती है। ठीक है, फिब्रस लेयर के अंदर हमारे इलास्टिक टिश्यू पाए जा रहे थे, ठीक है, फिर कोलाजन पाया जा रहा था, फिर नर्व्स भी थी और ब्लड वेसल वगैरह भी थी। ठीक है, तो इसके अंदर जो इलास्टिक टिश्यू ना वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो उसकी डिस्ट्रक्शन के रिजल्ट में हमारी बॉडी अडाप्टेशन करती है और एक तरह का फिब्रोवास्कुलर स्ट्रक्चर बनाती है। सारे फाइबर जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से फाइबर निकलेंगे, निकलते ही सारे एपिथेलियल सेल्स के नीचे। एपिथेलियल सेल्स हमारे फिर ऊपर आ जाते हैं, ये वाले जो एपिथेलियल सेल्स ने हमें पढ़ाए थे, एपिथेलियल सेल्स के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, नीचे से ये स्ट्रक्चर निकलेगा, सारा फिब्रोवास्कुलर स्ट्रक्चर होगा आगे, फिर बीच में फिर वेसल्स भी आएंगी। ठीक है, वेसल्स के अंदर क्या होगा? वेसल्स के अंदर सारे जो इन्फ्लामेटरी टिश्यू है ना वो होंगे। ये यहाँ से हमारा स्ट्रक्चर सारा का सारा निकलेगा, वास्को फिब्रोवास्कुलर स्ट्रक्चर जाके लग जाएगा हमारे कॉर्निया के ऊपर। प्रोलिफरेट हुआ है वास्कुलराइज्ड ग्रैनुलेशन टिश्यू। ग्रैनुलेशन टिश्यू क्या होगी? ग्रैनुलेशन टिश्यू का मतलब है कि इसमें इन्फ्लामेटरी सेल्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, फिर ये कंजक्टिवल एपिथेलियल है, ये बोमेंस मेम्ब्रेन है, जो कि कोने का आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे, पहले होती है ऊपर एपिथेलियल सेल्स होते हैं, फिर बोमेंस मेम्ब्रेन होती है, फिर नीचे सुपरफिशियल स्ट्रोमा होता है या स्ट्रोमा होता है, उसका सुपरफिशियल पार्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बोमेंस मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और एपिथेलियल जो कंजक्टिवा का वो भी ऊपर से डिस्ट्रॉय होगा, जो एपिथेलियल साथ साथ जा रहा है ना ये भी डिस्ट्रॉय होगा, फिर कॉर्निया का एपिथेलियल भी डिस्ट्रॉय होगा, फिर जाके इसकी इंसर्शन हो जाएगी वहाँ पे कॉर्निया के ऊपर। ठीक है, टाइप्स इसकी पाई जाती है 3 तरह की। एक होता है प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी और रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव में ये हो रहा है कि आपका जो मैस बन रहा है ना, ठीक है, वो थिक होता है, बड़ा मोटा सा होता है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आर्टरीज पाई जा रही हैं, जो कि हमारी वेसल है, वास्कुलर स्ट्रक्चर है, उसकी ग्रैनुलेशन टिश्यू बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं, और एक तरह की ग्रोथ बढ़ रही है, पता चल रहा है कि कोई चीज़ जा रही है, बढ़ती हुई जाके वो जाके कॉर्निया के ऊपर लग रही है। ठीक है, और जो स्टेशनरी है वो मतलब यहाँ तक गया था, यहाँ तक कॉर्नर पर जाके लगा है इसके कॉर्निया के, और वहीं पर रुक गया, इसकी अब कोई ग्रोथ श्रोथ नहीं हो रही, तो रुक गया हुआ है, स्टेशनरी हो गया हुआ है। रिग्रेसिव में होगा कि बहुत बारीक सा एक टिश्यू है, ठीक है, फिब्रोवास्कुलर स्ट्रक्चर है, उसके अंदर वेसल भी बहुत कम है, बहुत थोड़े से ग्रैनुलेशन टिश्यू है, खुद ब खुद ही से रिग्रेस हो जाना है। ठीक है, 3 टाइप्स का होता है ये। फिर स्टेजेस देखनी है। स्टेजेस क्या होती हैं कि एक स्टेज 1 होती है जिसके अंदर 2 मिलीमीटर कॉर्निया को कवर करता है। ये आप लोगों के सामने कॉर्निया है, कंजक्टिवा से हमारा एक मैच निकला, उसने जाके 2 मिलीमीटर इसको कवर कर लिया है। ठीक है, इसको हम कहेंगे स्टेज 1 पे, अभी इसने कॉर्निया को ज़्यादा कवर नहीं किया है। ठीक है, फिर हम स्टेज 2 रेड कलर से बनाते हैं। स्टेज 2 में ये होगा 4 मिलीमीटर तक हमारा कवर कर लेगा। स्टेज 2 निकली, वो थोड़ा सा और ज़्यादा कवर कर लिया, 2 मिलीमीटर कवर कर लिया उसने। ठीक है, तो उसको हम कह देंगे स्टेज 2 हो गई हुई है इस टाइम। अगर स्टेज 3 हो जाए, वो 4 मिलीमीटर से भी ज़्यादा कवर कर लेगी। ठीक है, वो हमारे सीधा मिड में आ जाएगी कॉर्निया के, तो उसको हम कहेंगे अब स्टेज 4 तक चलेगी बात। जो स्टेज 1 है वो एसिम्टोमेटिक, आपको पता है बिल्कुल साइड से थोड़ा सा कॉर्निया कवर कर रही है, तो उसमें कोई सिम्टम वगैरह नहीं आएगा, लेकिन कॉस्मेटिकली बुरा लगेगा पेशेंट के आँख में क्या प्रेजेंट है इसकी, लाल लाल सा गोश्त सा। ठीक है, स्टेज 2 में ही होगा कि ये डिस्टर्ब कर देगा प्री कॉर्निया फिल्म को। ठीक है, जो हमारे सामने कॉर्निया फिल्म है ना कंजक्टिवा की, उसकी कॉर्निया फिल्म को डिस्टर्ब करेगा, ड्राई आई सिंड्रोम देखने को मिलेगा। फिर एस्टिग्मेटिज्म हो जाएगा। एस्टिग्मेटिज्म ये होता है कि हमारा देखो अब ये कॉर्निया है, नॉर्मल इस शेप के अंदर है। ठीक है, फिर जो हमारी रेज आ रही है जाके प्रॉपर रेटिना के ऊपर गिर रही है। अगर अब ये कॉर्निया को इसको यहाँ से पकड़ा हुआ है इसने, जो फिब्रोवास्कुलर स्ट्रक्चर है इसको खींच रहा है, ठीक है, तो कॉर्निया की शेप ही ऐसी हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, तो वो रेज ही नहीं सही बन पाएंगी, तो वो अपने रेटिना पे जाके पड़ेंगी नहीं, तो
विजुअलिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी हमारी, तो एस्टिग्मेटिज्म कहेंगे इसको हम। फिर स्टेज 3 होगी, स्टेज 3 में मोर देन आप लोगों को बता दिया मैंने कि 4 मिलीमीटर कर रहा है और मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, बिल्कुल सामने मिड में आ गया हुआ है, सामने नज़र ही नहीं आ रहा, अब तो विजुअलिटी होगी नहीं, कोई चांस ही नहीं है। फिर क्लिनिकल फीचर्स देखें, क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले जो मोर कॉमन है वो नेज़ल साइड से निकलता है। ये जो हमारा फिब्रोवास्कुलर स्ट्रक्चर है, ये अगर हमारा इस साइड पे नाक है, ठीक है, नोज़ इस साइड पे है, तो इस साइड से ही टिश्यू निकलेगा ज़्यादातर। हो सकता है कि आपकी जो दूसरी साइड है टेम्पोरल साइड, उस साइड से भी निकले, लेकिन नोजल नेजल साइड से ज़्यादा क्यों निकलता है आप लोगों को पता है? हमारा ड्रेनेज सिस्टम सारा इधर है, पंक्टम वगैरह इधर है, और जो पंक्टम ड्रेन कर रहे होते हैं टीयर्स वगैरह, ठीक है, उसके अंदर जब टीयर्स वहाँ से ड्रेन होने हैं, सारे जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स वगैरह हमारी आइज़ के अंदर आएंगे, साइटोकाइंस वगैरह आएंगे, वो सारा कुछ इसी जगह से ड्रेन होना है, इस वजह से वो थोड़ी देर टाइम के लिए यहाँ पे पड़ा रहता है, ठीक है। तो आपको पता है जो रिस्पॉन्स आ रहा है, डीजनरेशन को रिस्पॉन्स आ रहा है, वो इन्फ्लेमेटरी सेल्स ही रिस्पॉन्स ला रहे हैं ना, हमारे साइटोकाइंस वगैरह सारा कुछ ला रहे हैं। इस वजह से वो सहूलत है कि मतलब वहाँ पे पहले ही हमारे साइटोकाइंस प्रेजेंट हैं और इन्फ्लेमेटरी सेल्स प्रेजेंट हैं और देर के लिए रुकते हैं, फिर वहाँ से वॉश आउट होते हैं हमारे ड्रेनेज सिस्टम के अंदर। इस वजह से देखा गया कि हमारी नोज़ वाली साइड से ये फ्लैप ज़्यादातर देखने को मिलता है, जो फिब्रोवास्कुलर फ्लैप है, ठीक है। उसके बाद अगर अर्ली स्टेज होगी तो वो एसिम्टोमेटिक होगी, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कॉस्मेटिकली बुरी लगेगी, वरना सिम्टम उसका कोई नहीं आएगा। फिब्रोवास्कुलर ग्रोथ है वो भी बता चुका हूँ मैं। स्टोकर्स लाइन ये होता है कि मिसाल के तौर पे अगर ये हमारा एक बना है, फ्लैप बना है, वो जाके कोर्निया के ऊपर लग गया हुआ है, ठीक है, कोर्निया के ऊपर लग गया फ्लैप, ठीक है, ये फ्लैप है जाके कोर्निया के ऊपर लग गया हुआ है। जिस जगह पे लगेगा ना, जो उसका कॉर्नर होगा, लास्ट कॉर्नर होगा जो उसका, उसको हम कह देंगे स्टोकर्स लाइन। स्टोकर्स लाइन क्यों बन रही होती है, कोज इसका अननोन है फिलहाल अभी तक, लेकिन ये होता है कि एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं ना हमारे, जो कोर्निया के एपिथेलियल सेल्स हैं, उसके अंदर जाके हमारा आयरन डेपोजिशन हो जाती है इस जगह पे, तो एक तरह की लाइन देखने को मिलती है, ग्रीनिश लाइन नहीं है, ये स्टोकर्स लाइन है, ठीक है। और फिर विजन में दो तरह के मसले आ रहे हैं, आपको बता दिया। स्टिग्मेटिज्म क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे कोर्निया की शेप डिस्टर्ब हो गई है। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन क्यों हो रही है? सामने कोर्निया के मिड में फ्लैप आ गया हुआ है, तो लाइट ही नहीं पास कर पाएगी। डिप्लोपिया देखने को मिलेगा। डिप्लोपिया क्यों हो रहा है? क्योंकि आप लोगों को पता है कि ऑकुलर मूवमेंट ही नहीं रहेगी। ऑकुलर मूवमेंट क्यों नहीं हो रही? क्योंकि अब एक साइड से तो उसने पकड़ लिया हुआ है, तो पहले तो हमारा जो सामने आई बॉल था वो मूव कर लेता था जिस मर्जी डायरेक्शन में, अब वो एक तरफ से पकड़ा हुआ है, उसकी मूवमेंट नहीं हो रही, इस वजह से डबल विजन आ रही है। ट्रीटमेंट क्या होगा? नॉन सर्जिकल में जाएंगे। नॉन सर्जिकल में हम पहले आर्टिफिशियल टीयर देंगे। आप लोगों को पता है कि ड्राई आई हो रही है, टीयर फिल्म डिस्टर्ब हो रही है, तो आर्टिफिशियल टीयर दो। टॉपिकल स्टीरॉयड दो, क्योंकि आपको पता है कि एक तरह की इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, जो फिब्रोवास्कुलर स्ट्रक्चर बन रहा है, इसकी ग्रैनुलेशन टिश्यू है, मतलब इन्फ्लेमेटरी कंडीशन भी है सारी, ठीक है। तो टॉपिकल स्टीरॉयड दोगे तो कम हो जाएगा। सन ग्लासेस देंगे, जो लोग यूवी रेडिएशन से जिनको मसले मसाइल हो रहे होंगे उनको सन ग्लासेस देंगे। और सर्जिकल में जाएंगे, स्टेज 1 में कॉस्मेटिक मसला होगा, उसके लिए कॉस्मेटिकली ट्रीट करेंगे। अगर पेशेंट कहेगा कि मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर उसका ट्रीटमेंट नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। अगर स्टेज 2 या स्टेज 3 पे, तो उसको विजुअलिटी डिस्टर्ब हुई है, स्टिग्मेटिज्म हुआ है, या फिर मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, तो उस केस में हमने सर्जरी करनी पड़ेगी। प्रोसीजर क्या होगा? प्रोसीजर में सिंपल एक्सीजन आएगी, मतलब सिंपली जो फ्लैप लगा हुआ है उसको रिमूव कर दो, जो लिम्बस पे आया हुआ है कॉर्निया के, वहाँ से अच्छी तरह रिमूव कर दो, और कंजक्टिवा से सिंपली जो फ्लैप जो हमें सामने नज़र आ रहा है फिब्रोवास्कुलर स्ट्रक्चर, उसको रिमूव कर दो। तो इसमें 80% चांसेस होते हैं कि रीकरेंस हो जाती है, क्योंकि आप लोगों को पता है वहाँ पे थोड़ा बहुत टिश्यू रह ही जाना, एक तरह का कैंसरस कंडीशन हुई है, उसने फैल ही जाना दोबारा, ठीक है। अगर सिंपल एक्सीजन करो, फिर उसका फ्लैप एक्सीजन भी कर दो। ये दूसरा प्रोसेस है। पहला प्रोसेस सिंपल एक्सीजन है, दूसरे प्रोसेस में हमने फ्लैप एक्सीजन करनी है, मतलब हमने वो जो एरिया उसको अच्छी तरह रिमूव करना है, यहाँ से भी रिमूव करना है, ठीक है। बाद में इस जगह पे हमने फ्लैप लगा देना है, कंजक्टिवल फ्लैप लगा देना है, या फिर एमनियोटिक फ्लैप लेके वो ऊपर लगा देंगे, कवर कर देंगे, फिर नीचे से कोई ऐसी वैसी ग्रोथ नहीं निकल पाएगी, मतलब रास्ते ही बंद हो जाएगा, ठीक है। फिर पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलेंगी? रीकरेंस से मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि सिंपल जो ऑक्सीजन है उसके अंदर 80% रीकरेंस देखने को मिलती है। पायोजेनिक ग्रैनुलोमा भी देखने को मिला गया, जो कहते हैं ग्रैनुलोमेटस हेमेंजियोमा है। डायग्राम से आप लोगों को बता देता हूँ मैं। एक तरह का ना ये गुच्छा है, कैपिलरीज का ना गुच्छा बन जाता है, इसको हेमेंजियोमा हम कह रहे हैं, ठीक है। ये आपको रेड सा देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। ये सारा हेमेंजियोमा कैपिलरी का गुच्छा सा बन जाएगा, यहाँ से हमने मतलब जो था फ्लैप निकल के यहाँ पे कोर्निया पे जा रहा होगा। अब हमने सर्जरी कर दी, रिमूव कर दिया वो, लेकिन वहाँ पे एक हमें फिर भी हेमेंजियोमा देखने को मिलेगा। कैपिलरी का फ्लैप्स है, उसके अंदर ग्रैनुलेशन टिश्यू है, जिसको हम कह रहे हैं हेमेंजियोमा, ग्रैनुलोमेटस हेमेंजियोमा कह रहे हैं, ठीक है। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं रिकरेंस की? एक तो हम कंजक्टिवल और एमनियोटिक फ्लैप मैं आपको बता चुका हूँ कि सेकंड जो सर्जरी कर रहे थे हम, उसके अंदर हम फ्लैप लगा रहे थे, तो वो दोबारा फैलेगा ही नहीं, रीकरेंस होगी नहीं। माइटोमैसिस सी है जो एक एंटी कैंसर ड्रग है, इसके ड्रॉप्स देंगे सर्जरी करते हुए भी, सर्जरी के बाद भी, तो फिर भी ये रीकरेंस नहीं होगी। फिर रेडिएशन है, जिसमें बीटा रेज वगैरह है, बीटा रेज हम जो लिम्बस एरिया ना उसके ऊपर दे रहे हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि बीटा रेज हम इसके ऊपर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि यहाँ
अक्रंस ये हमारी कंजक्टिवा से हो रही है, कंजक्टिवा से फ्लैप निकल के दोबारा आके लगेगा हमारा इसके ऊपर, कॉर्निया के ऊपर, लेकिन ये रेज लिम्बस के ऊपर दे रहे हैं। लेकिन जो स्टडी के बाद बताया गया वो ये बताया गया कि जो लिम्बस के स्टेम सेल्स हैं ना, उनके अंदर ही ऐसी कोई म्यूटेशंस आई होती हैं कि वो ओवर ग्रोथ कर रहे होते हैं। मतलब नेक्स्ट टाइम जो लिम्बस के सेल है ना वो ओवर ग्रोथ करेंगे और फ्लैप बना देंगे, जाके वो कंजक्टिवा के ऊपर लग जाएगा। इस वजह से जो इसके स्टेम सेल्स हैं ना उनको ख़त्म कर देते हैं बीटा सेल्स, बीटा रेज से, या फिर आर्गन लेजर से भी यही करते हैं कि जो स्टेम सेल्स है ना लिम्बस के, उसको हमने ख़त्म करना है। फिर पेरिफेरल लैमेलर एक केराटोपैथी है, मतलब आप लोगों को पता भी हमारा कॉर्निया था वो अब इतना ज़्यादा ना ख़राब हो चुका हुआ, यहाँ पे फ्लैप लग गया हुआ था, ये ख़राब हो गया था, हमने फ्लैप रिमूव किया, लेकिन वहाँ से ना अभी भी विजुअल एक्यूटी डिस्टर्ब हो रही है, कुछ ना कुछ मसले मसाइल रह गए हुए हैं, तो हम इतने एरिया को रिमूव करते हैं, ठीक है। फिर जो डोनर का कंजक्टिवल सॉरी कॉर्निया लेते हैं और इतना पीस हम उसका डोनर का लगा देते हैं, उसको हम कहते हैं पेरिफेरल, मतलब पेरिफेरल साइड का लैमेलर केराटोपैथी, मतलब केराटोपैथी को मसले मसाइल को हल करने के लिए पेरिफेरल हमने थोड़ा सा एरिया जो ख़राब हुआ था उसको डोनर के साथ एक्सचेंज कर दिए। फिर एक सूडोटेरिगम लिखा हुआ हमारी बुक के अंदर कि वो क्या चीज़ होती है, वो ये होता है कि आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि हमारा बल्बर कंजक्टिवा होता है, जो हमारा वाइट स्क्लेरा नीचे से नज़र आ रहा होता है जब हम आईलिड को नीचे करते हैं, बल्बर कंजक्टिवा से एक फ्लैप निकल के ना हमारे कोर्निया के ऊपर लग जाता है। वो क्यों होता है, इसका कॉज ये देखा गया कि अगर कोर्निया के ऊपर कोई इंजरी हो, मतलब कोई केमिकल इंजरी हो, कोई बर्न हो, या फिर कोई कॉर्नियल अल्सर वगैरह बने, तो उस केस के अंदर एज अ रिजल्ट ऑफ अडाप्टेशन हमारा जो ये वाला नीचे वाला फ्लैप है ना, जो बल्बर कंजक्टिवा है, ये अपना ही फ्लैप बनाता है और उसको शायद रिजोल्व करने की कोशिश करता है, और यहाँ से फ्लैप जाके हमारा कोर्निया के ऊपर लग जाता है, और ये देखने में उसकी तरह लगता है, लेकिन ये बहुत थिन होता है, बारीक होता है फिब्रोवास्कुलर स्ट्रक्चर ही है। लेकिन आपने इसको उससे डिफ्रेंशिएट कैसे करना है कि आप लोग के पास कोई प्रोब हो, ठीक है, प्रोब लेना है, आप लोग प्रोब अगर इसके नीचे से गुजारोगे ना, यहाँ से गुजारोगे तो नीचे से गुजर जाएगा, फ्लैप अलग हो जाएगा, और ये ऊपर से, मतलब नीचे से ऊपर से एक तरह का पुल बन जाएगा, नीचे से हमारा प्रोब गुजर जाएगा, ऊपर इस तरह ये फ्लैप प्रेजेंट होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि ये ना सूडोटेरिगम है। जो दूसरा टेरिगम होता है रियल टेरिगम, वो साथ जुड़ा होता है, वो आई के ऊपर पूरा चिपका होता है, मतलब स्क्लेरा के ऊपर भी और कॉर्निया के ऊपर भी। तो उस केस के अंदर ये ऐसा नीचे से हमारा कोई प्रोब वगैरह गुजरता नहीं है, तो इजीली हम डायग्नोस कर लेते हैं। इसके अंदर भी डिप्लोपिया वगैरह होगा, आप लोगों को पता है कंजक्टिवा उसने कॉर्निया को पकड़ा हुआ है, और जो हमारा कॉर्निया वो मूव नहीं कर पा रहा, डिप्लोपिया देखने को मिल रहा है, और ट्रीटमेंट इसका सर्जिकल ही है, उसके अलावा कोई और ट्रीटमेंट नहीं है।